सेडान मतलब होंडा सिटी। भारत में पिछले कई दशकों से लोगों ने सेडान वर्ड को होंडा सिटी के साथ सिनोनिम कर रखा है, लेकिन होंडा के स्लो अपडेट्स और पावरफुल टर्बो इंजन ना देने की वजह से इस गाड़ी की सेल्स इतनी ज्यादा गिर गई हैं कि कल की आई स्लाविया और वर्टस इससे काफी ज्यादा बिकती है, और वर्ना भी जो इससे ज्यादातर पीछे ही रहा करती थी इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेल्स, वो भी इससे आगे निकल चुकी है। और इसीलिए थोड़ी देर से ही सही, लेकिन इसी गिरती हुई सेल्स के गणित को सुधारने के लिए होंडा अपनी 5th जनरेशन सिटी का फेसलिफ्ट इंडिया के अंदर लेकर आ चुकी है। और इस गाड़ी के अंदर वो बदलाव करे गए हैं जिनकी इस गाड़ी को बहुत ज्यादा जरूरत थी आज तक। इसके अंदर कई सारे फीचर्स ऐड करे गए हैं, लेकिन क्या ये इनफ है? क्या सिर्फ फीचर दे देने से काम चल जाता है? उनकी क्वालिटी मैटर नहीं करती है? क्या होंडा सिटी का 250 Nm वाला हाइब्रिड वेरिएंट स्लाविया और वर्टस से भी ज्यादा स्पोर्टी फील होता है? ये हाइब्रिड के अंदर मिलने वाला CVT एक्चुअली में CVT क्यों नहीं है? इसके अंदर वो सब चीजें क्यों नहीं है जो कि CVT के अंदर होती हैं? और क्या पहाड़ों पर ये नेचुरली एस्पिरेटेड वाली होंडा सिटी CVT गियरबॉक्स के साथ कामयाब है? आज मैं ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल रखा है, टेक्निकल डिटेल्स बहुत ज़्यादा है इस वीडियो के अंदर, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप मार्केट के अंदर कोई भी C सेगमेंट गाड़ी लेने के लिए निकल रहे हो, चाहे फिर वो SUV हो, चाहे फिर वो सेडान हो, आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले हम सबसे ऑब्वियस चेंज की बात ही कर लेते हैं, यानी कि डिज़ाइन। वैसे तो ये मिड लाइफ फेसलिफ्ट ही है, लेकिन इतने में ही कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों के कई सारे पैनल्स को चेंज कर देते हैं गाड़ी के लुक्स को एनहांस करने के लिए। जैसे कि अभी जो नई टियागो आई है, उसके अंदर हुड से लेकर बैक तक कई सारे जो पैनल्स हैं उनको चेंज किया गया है। लेकिन होंडा के अंदर सिटी में से फ्रंट लाइट और बम्पर्स के डिजाइन को ही मेनली चेंज किया गया है। पीछे टेल लाइट्स को क्लियर कर दिया गया है, लेकिन उनका डिजाइन एग्जैक्टली सेम है। अदर देन फ्रंट ग्रिल एंड लाइट्स, एक भी ऐसा पैनल नहीं है होंडा सिटी के अंदर जो कि चेंज हुआ हो फ्रॉम फेंडर टू हुड। सब कुछ सेम है। यानी कि इस अपडेट में होंडा ने पूरी कोशिश करी है कि R&D की कॉस्ट कम रहे, और क्योंकि पैनल्स वही हैं पुराने वाले, इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें भी ज़्यादा बदलाव नहीं आया होगा। और इसका जो फायदा है कहीं ना कहीं कस्टमर्स को देखने को मिलेगा, एक्चुअली मिल ही रहा है, क्योंकि इस गाड़ी का जो प्राइस है वो उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। इसके स्टार्टिंग प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन सिर्फ इतने ही चेंजेस करने से, सिर्फ फ्रंट के डिजाइन में ही चेंजेस करने से इस गाड़ी के लुक्स बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। फ्रंट से तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट है। हेडलाइट्स एंड ग्रिल के चेंजेस से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगने लगी है, और कनेक्टिंग DRLs रखने के बाद भी ये गाड़ी ट्यूबलाइट वाली फील नहीं दे रही है। क्योंकि वरना के अंदर ना इस डिजाइन को कुछ ऐसा रखा गया है कि जो कनेक्टिंग DRL है वही फ्रंट फेसिया का मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है, लेकिन सिटी के अंदर इस DRL के अलावा भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जो अपनी तरफ ध्यान को खींचते हैं। इसीलिए ये गाड़ी आगे से काफी अच्छी दिखने लगी है। एंड एक्चुअली अगर आप साइड से देखोगे ना तो ये गाड़ी आपको और भी ज्यादा लंबी लगेगी पुरानी सिटी के मुकाबले। वैसे कहने को ये गाड़ी 11 mm पहले से बड़ी भी है, लेकिन वो 11 mm तो बहुत कम होता है ना। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है, बाकी सेडान्स कैसी लगती है, वो कमेंट्स के अंदर जरूर बताओ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। आप में से सिर्फ 30% लोग ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है बहुत अच्छी वाली ऐसी बढ़िया वीडियोस बनाने की। बाहर की तरह ही गाड़ी के अंदर भी कई सारे बदलाव हुए हैं। एक्चुअली बदलाव नहीं हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं जो कि बहुत पहले ही ऐड हो जानी चाहिए थी। देखो, होंडा सिटी कुछ चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से करती है, जैसे कि इस गाड़ी के अंदर जो स्पेस है वो बहुत अच्छा मिलता है, कंफर्ट गाड़ी का अच्छा है। इस गाड़ी के अंदर बटन्स हैं, डायल्स हैं, तो आपके अर्गोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। सीट की कुशनिंग अच्छी है, मतलब कैबिन की जो फील है वो भी अच्छी है, कंफर्टेबल भी है, ergonomics भी सेट थे इस गाड़ी के, हमेशा से अच्छे थे। लेकिन फिर भी ये गाड़ी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स को मिस करती थी जो कि आजकल हैचबैक्स में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और एक प्रॉपर वायरलेस चार्जर। लेकिन अब होंडा ने देर से ही सही, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें दे दी हैं। अब उन्होंने इस गाड़ी के हिसाब से बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कर दी आपकी फीचर्स को लेकर, लेकिन क्या इन फीचर्स की क्वालिटी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएंगी? एटलीस्ट इस टाइप की गाड़ी के हिसाब से मेरे ख्याल में ज़्यादातर नहीं। देखो, होंडा ने मोटा मोटी 4 चीज़ें ऐड करी हैं इस गाड़ी के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की स्क्रीन के बारे में बताना चाहूँगा, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं इस गाड़ी की जो स्क्रीन है उससे कोई खास खुश नहीं हूँ। पहली बात तो जो इस गाड़ी की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसका एंगल थोड़ा ज़्यादा ही टिल्टेड दिखाई देता है। अगर आप ड्राइवर्स POV से देखोगे ना तो आपको वो बेस्ट व्यूइंग एंगल नहीं दिखेगा जहाँ पर ये स्क्रीन ऑप्टिमल ब्राइटनेस देती है और क्वालिटी अच्छी दिखाती है अपनी। दूसरा, स्क्रीन का जो इंटरफेस है वो ऐसा नहीं लगता है कि होंडा की फैमिली की बाकी गाड़ियों जैसा है। वैसे इनकी बाकी गाड़ियों का भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा पुराना ही लगता है, लेकिन ये उनके जैसा नहीं लगता है, और ना ही एक अपग्रेड जैसा फील होता है। ये ऐसा लगता है कि जिस वेंडर ने इनको स्क्रीन दी है उसी ने अपने हिसाब से UI बना के दे दिया है होंडा को, और एक आफ्टर मार्केट सॉल्यूशन टाइप का लगता है। अच्छा, पहले स्क्रीन के साइड में कुछ बटन्स आते थे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा करने के लिए, लेकिन अब नई स्क्रीन के साथ वो चले गए हैं। अब वैसे तो बाकी गाड़ियों के अंदर ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के अंदर ऐसी स्क्रीन आती है बिना बटन्स वाली, लेकिन इसके जान से पर्टिकुलरली होंडा सिटी के अंदर मुझे एक दिक्कत दिखाई देती है। दिक्कत क्या है कि वैसे तो होंडा की स्टीयरिंग में बहुत सारे बटन्स है, लेकिन इंस्टेंटली गाने को बंद करने का कोई भी बटन नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो तो वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, होम का है, सोर्स का है, कॉल काटने बंद करने के हैं,
वो सारे बटन्स है, लेकिन इंस्टेंटली आपकी आवाज़ को म्यूट करने का या फिर गाने को बंद करने का कोई बटन नहीं है। इसीलिए होंडा यहाँ पर एक ये वाला, ये जो स्विच ऑफ वाला बटन है, ये वाला बटन देता था। उस बटन को दबाने से आपका गाना एकदम बंद हो जाता था। लेकिन अब क्या दिक्कत है कि ये हो गया है टच स्क्रीन के अंदर, यानी कि अगर अब आपको एकदम से इसको ऑपरेट करना है तो आपको इसको देखना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है, ये बटन हमेशा यही रहता है और आपको आदत भी पड़ जाएगी कुछ दिनों में, क्योंकि ये मूव नहीं होता यहाँ से। लेकिन फिजिकल बटन या तो यहाँ पर दे देते, यहाँ पर कहीं होना चाहिए था, और नहीं तो मेरे ख्याल में स्क्रीन इस तरीके की होती तो ज़्यादा बेटर रहती, जैसे पहले थी, बस क्वालिटी उसकी बेटर हो जाती। सिटी के अंदर दूसरा एडिशन है 360 डिग्री कैमरा, और इसको लेकर भी मैं कोई खास इंप्रेस नहीं हूँ। कैमराज की क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। ऐसा लगता है जो कैमरा इसमें लगाए गए हैं ये काफ़ी लो रेजोल्यूशन के कैमराज हैं, और इसकी वजह से इमेज जो है वो थोड़ी सी पिक्सेलेटेड, थोड़ी सी ग्रेनी टाइप की लगती है। रात में तो मैंने गाड़ी चलाई नहीं, तो रात को तो पता नहीं, दिन में ही मुझे कोई खास अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता है इसके अंदर। फिर अगर मैं वेंटिलेटेड सीट्स की बात करूँ तो इसके अंदर जो बटन का इंटीग्रेशन है वो मुझे अच्छा लगा। ये एसी कंट्रोल के साथ ही दिया गया है, वरना कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो वेंटिलेटेड सीट्स के बटन्स सीट में ही दे देते हैं। और फिर आपके साथ दिक्कत क्या आती है कि आपको सीट वेंटिलेशन की स्पीड को बिना देखे ही अंदाजे से कम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि सीट के बगल में बटन्स दिखाई नहीं देते हैं ढंग से। होंडा ने सिटी की कई सारी कमियां पूरी तो करी हैं, कई सारे काम के फीचर्स दिए हैं उन्होंने जो ज़रूरी थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन फीचर्स को देने में उन्होंने इनफ एफर्ट्स नहीं लगाया, उन्होंने उतना खर्चा नहीं करा उसके R&D पर, ऐसा कहीं मुझे ऐसा लगता है। ऑल्सो अभी भी मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं, जैसे कि हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट। जिन लोगों की हाइट कम होती है ना, उनको अक्सर फिक्स्ड सीट बेल्ट, फिक्स्ड हाइट वाली सीट बेल्ट चुभती हैं गले में, तो उनके लिए तो ये बड़ा वरदान जैसा होता है, क्योंकि वो उसको ऊपर नीचे करके सीट बेल्ट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फ्रंट के अंदर कोई पार्किंग सेंसर नहीं मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। होंडा सिटी का जो बोनट है ना, वो आगे जाते जाते झुकता जाता है, जिसकी वजह से जो उसका एक्सट्रीम एंड है, फ्रंट एंड है, वो आपको ड्राइवर्स POV से दिखाई नहीं देता है, जिसके लिए 360 डिग्री कैमरा के साथ साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर देना भी जरूरी है ऐसी गाड़ियों के लिए स्पेशली, क्योंकि SUVs में तो फिर भी दिख जाता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखता। एक और चीज़ जो होंडा को सिटी के साथ ही नहीं बल्कि अपनी सारी गाड़ियों के साथ करने की जरूरत है, वो ये है कि इनका जो ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम है वो हर बार गाड़ी चालू करने पर दोबारा चालू हो जाता है अपने आप। क्या है कि होंडा का जो ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम है वो उतना ज़्यादा भी एक्यूरेट नहीं है। कभी कभार जब चीज़ें लेफ्ट राइट भी होती हैं हल्की फुल्की भी, तो थोड़ी बहुत ब्रेक लगा देता है, वो कम चांसेस होते हैं लेकिन लगा देता है, और जो ब्रेक होती है बड़ी तेज़ लगती है, तो एक खतरा सा होता है हल्का सा। इसलिए मैं चाहूँगा कि होंडा इसको परमानेंटली बंद करने का ऑप्शन दे, जिन लोगों को नहीं चाहिए वो परमानेंटली बंद कर सके, हर बार गाड़ी चालू होने पर चालू ना हो। तो स्पेस एंड कंफर्ट के मामले में होंडा सिटी एक नंबर कार है, लेकिन फीचर्स और उनकी क्वालिटी के मामले में ये गाड़ी वर्ना से पीछे है। वर्टस और स्लाविया से पीछे नहीं है, वो भी ऐसी ही है। चलो अब गाड़ी चलाकर बात करता हूँ। सिटी की मीडिया ड्राइव पर सारी गाड़ियाँ काली थी और सारी की सारी गाड़ियाँ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड थी। होंडा ने नेचुरली एस्पिरेटेड वाला VTEC इंजन नहीं रखा था, ना तो मैनुअल के साथ और ना ही CVT के साथ। लेकिन मेरे पास ये नेचुरली एस्पिरेटेड वाली होंडा सिटी विद CVT लगभग 1 महीने तक रही थी, तो मैं CVT को भी बहुत अच्छी तरीके से जान चुका हूँ। लेकिन सबसे पहले हम हाइब्रिड की बात करेंगे। देखो, ये जो हाइब्रिड कार्स होती हैं ना, ये एक बड़े ही विचित्र किस्म के ट्रांसमिशन पे चलती हैं, जिसे कहा जाता है eCVT। लेकिन नाम में CVT होने के बावजूद भी ना तो इनके अंदर पुली होती है ना बेल्ट्स होती हैं। नॉर्मल CVT ट्रांसमिशन से इस eCVT ट्रांसमिशन का कोई दूर दूर तक भी नाता नहीं है, और इसीलिए पहले इसको समझो। इसीलिए आपको सिटी हाइब्रिड का ड्राइव रिव्यू ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग किस्म का है। देखो, ये जो eCVT है ये एक्चुअली में हाइब्रिड की एक्चुअल इंटीग्रेटेड पावर ट्रेन ही है, उसी को कहा जाता है eCVT। इसको आप ऐसे समझो कि इसके अंदर 2 मोटर जनरेटर होते हैं, MG1 एंड MG2। जो MG2 होती है वो एक ट्रैक्शन मोटर होती है जो इंजन को पावर देती है गाड़ी को चलाने में, और एक बैटरी होती है, और एक हाइब्रिड इंजन होता है जो ज़्यादातर एटकिंसन साइकिल पे चलता है, और इन सबको कनेक्ट करता है एक प्लैनेटरी गियर बॉक्स, जो कि इंजन से लेकर मोटर सबसे जुड़ा होता है। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है ना, ये 2 मोड्स पे चल सकता है, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज का मतलब ये होता है कि गाड़ी का जो इंजन होता है वो बैटरी को चार्ज करता है, और उस चार्ज बैटरी से मोटर्स को पावर जाती है जो कि पहियों को चलाती है। और पैरेलल का मतलब ये होता है कि जब मोटर के साथ साथ इंजन का भी आउटपुट लग रहा होता है पहियों को चलाने में, ठीक है। लेकिन ये जो इंजन होता है ये व्हील्स को डायरेक्टली असिस्ट बहुत ही कम सिनेरियोस में करता है। ये ऐसा तभी करता है जब गाड़ी हाईवे पर क्रूजिंग स्पीड्स पर होती है या फिर काफी हाई स्पीड्स पर होती है। बाकी अगर आप ओवरटेक कर रहे हो या फिर पहाड़ वगैरह पे चढ़ रहे हो, तब ज्यादातर मोटर ही अकेले काम कर रही होती है। उस टाइम पर इंजन बस बैटरीज को चार्ज करता है, यानी कि तब ये सीरीज फॉर्म में चल रहा होता है। और जब आप गाड़ी को स्लो डाउन करते हो या फिर ब्रेक्स मारते हो, तब रीजनरेशन भी होता है और आपकी गाड़ी की बैटरी सिर्फ मोटर्स के थ्रू ही चार्ज होती है, यानी कि कई अलग अलग किस्म के मोड्स में ये चल सकता है। और इसीलिए हाइब्रिड गाड़ियां जो होती हैं वो शहर के अंदर बहुत ही तगड़ी माइलेज निकाल कर देती हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा होता है कि यार इसे eCVT क्यों बोला जाता है, यानी कि CVT क्यों आता है इसके नाम में, और लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर भी रबर बैंड इफेक्ट होता है। ये सुनो, एक मिनट ध्यान से सुनना।
ऐसा लग रहा होगा कि इंजन बहुत ज़्यादा तेज ड्राइव कर रहा है, लेकिन जो गाड़ी की स्पीड है वो नॉर्मली बढ़ रही है ऊपर चढ़ते वक्त। बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे कि CVT के अंदर होता है, राइट। देखो CVT इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि CVT की फुल फॉर्म कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन होती है और ट्रैक्शन मोटर के थ्रू एंड इंजन के साथ मिलाकर अगर हम देखें तो ये ट्रांसमिशन इनफाइनाइट गियर रेशियोज बना सकता है। तो इसको CVT वहां से मिल गया क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है। और इसके अंदर CVT ऐसा रबर बैंड इफेक्ट इसलिए फील होता है क्योंकि इंजन अपनी पावर को ज्यादा बढ़ा रहा है ताकि ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि जो ट्रैक्शन मोटर है उसको गाड़ी को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत है। तो इंजन जब ज्यादा RPM पे रहते हुए ज्यादा पावर बनाएगा तभी इस मोटर की पावर डिमांड्स पूरी करी जा सकेगी। मोस्टली इसीलिए ऐसा होता है और ये ECVT भी CVT टाइप की फील देते हैं। लेकिन अगर आप अपने कान बंद कर लो तो यही देखोगे कि ज्यादातर पेट्रोल कार्स के मुकाबले इस गाड़ी की जो स्पीड्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर चढ़ रही हैं और कोई भी रबर बैंड इफेक्ट इसके अंदर नहीं है। ये जो नॉर्मल होंडा सिटी है मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, उसमें और इसमें एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि उसका ना अगर मेरे को 60 से 80 पे जाना है मान लो, तो उसको पुश थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा पंजा ज़्यादा दबाना पड़ता है। बिल्कुल नॉर्मल है जैसे कि बाकी गाड़ियों के अंदर होता है वैसा, लेकिन हाइब्रिड के अंदर क्या है, मैं हल्का सा दबाता हूँ तो भी चले जाता है। कहने का मतलब ये है कि टॉर्क अच्छा खासा निकल के आता है इसमें। और जिस वजह से लोग हाइब्रिड्स को लेते हैं, मेजरली जिस वजह से लेते हैं वो है फ्यूल एफिशिएंसी। और अगर उसकी बात करूँ तो वहाँ पर भी कमाल करती है गाड़ी। इस गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। अभी हम ना सिटी वाले पार्ट में ही थे, बहुत सारी रेड लाइट्स पड़ी थी बीच में, कई बार गाड़ी रुकी थी और बहुत ज़्यादा स्पीड मेंटेन नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक था। चली गाड़ी 19 किलोमीटर ही है, लेकिन थोड़े थोड़े ट्रैफिक में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, थोड़ा थोड़ा था। लेकिन उस गाड़ी की जो माइलेज निकल कर आ रही है 19.5 की निकल कर आ रही है ट्रैफिक में। अभी जो हमारे कई साथी हैं उन्होंने इस गाड़ी से 28-30 तक की माइलेज भी निकाल ली है। यस, टू बी ऑनेस्ट मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इस गाड़ी से काफ़ी कम माइलेज निकाली है, क्योंकि मैं इस गाड़ी को कई बार काफ़ी ज़्यादा हार्ड पुश कर रहा था जिसकी वजह से इंजन की RPM बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी ताकि वो मोटर्स को असिस्ट कर सके। वरना अगर आप इस गाड़ी को थोड़ी सी माइलेज निकालने के इंटेंशन से चलाओगे तो ये गाड़ी क्लेम रेंज के आसपास पहुंच जाएगी, यानी कि 27 किलोमीटर पर लीटर के आसपास भी माइलेज दे सकती है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया के अंदर होंडा के 1.5 हाइब्रिड को टोयोटा से भी ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड माना जाता है, क्योंकि इसके हाइब्रिड जनरेटर इंजन से किसी भी तरीके की वाइब्रेशन नहीं आती है, क्योंकि ये बेस्ड है एक 4 सिलेंडर इंजन पर। वहीं पर टोयोटा वाला जो 1.5 लीटर का हाइब्रिड इंजन है वो बेस्ड है 3 सिलेंडर इंजन पर। ऑल्सो शायद से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शायद से इसको इसलिए भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड माना जाता है टोयोटा के मुकाबले क्योंकि होंडा के ECVT के अंदर प्लैनेटरी गियर्स नहीं आते हैं, बल्कि एक लॉकअप क्लच आता है जो कि हायर स्पीड्स पर लॉक होता है। अब ये होंडा 2016 के बाद से अपने सारे हाइब्रिड इंजन के अंदर कर रही है, लेकिन फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, शायद इसके अंदर भी ऐसा ही है। होंडा सिटी हाइब्रिड 250 Nm का टॉर्क निकाल कर देती है, जो कि SUV लेवल का टॉर्क है, डीजल SUV वाला, जिसकी वजह से आपको किसी भी कार को ओवरटेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आप ट्रिपल डिजिट्स पे कब पहुंच जाते हो पता ही नहीं लगता है। और अगर आप थ्रॉटल को थोड़ा सा आराम से दबाओगे तो आप ये देखोगे कि इंजन की RPM एक जगह टिक गई है, लेकिन गाड़ी फिर भी अच्छे खासे पेस के साथ एक्सीलरेट कर रही है। ये सब इसके ECVT का कमाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अच्छी पावर और इतने सारे टॉर्क के बावजूद भी क्या ये स्लाविया वर्टस जैसी फील होती है, उतनी ज़्यादा स्पोर्टी फील होती है? देखो, इवन तो ये गाड़ी फास्ट है और इसका जो 0 to 100 का टाइम है वो स्लाविया से सिर्फ 1 सेकंड कम है, यानी कि स्लाविया 9 सेकंड में करती है तो ये 10 सेकंड में करती है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि ये गाड़ी स्पोर्टी फील नहीं होती है। कहीं ना कहीं हाइब्रिड पावर ट्रेन की वजह से, ECVT की वजह से ना एक डिस्कनेक्ट फील होता है। आपको जो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो उतना ज़्यादा नेचुरल नहीं लगेगा, उतना ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन फील नहीं होगा आपको। तो इवन तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन मैं इसको स्पोर्टी नहीं बोल सकता। चलो अब डायनामिक्स पर भी बात कर लेते हैं। कार के अंदर जो डायनामिक्स एंड कंफर्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो बैलेंस मिलता है, वो मेरे हिसाब से 20 लाख रुपए में मिलने वाली ज़्यादातर गाड़ियों से अच्छा है। स्पेशली एक सेडान के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। जो अच्छे खासे गड्ढे भी होते हैं ना, वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको कोई खासे फील नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्टीयरिंग के अंदर अच्छा खासा वेट आ जाता है, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है मोड़ों पर गाड़ी को मोड़ते टाइम। मुझे इस हाइब्रिड वर्जन वाली सिटी का राइड एंड हैंडलिंग का जो बैलेंस है वो नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड वाली होंडा सिटी से ज़्यादा बेटर लगा। वो जो VTEC वाली होंडा सिटी है ना, उसके अंदर ऐसा लगता है कि जो राइड है वो थोड़ी ज़्यादा फ्लोटी हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा फ्लोटी है इसके मुकाबले, ये ज़्यादा बैलेंस्ड लगती है। NVH की बात करूँ तो होंडा सिटी बाकी होंडा कार से काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है मुझे। रोड नॉइस कम है इस गाड़ी के अंदर और जो विंड नॉइस है वो ना के बराबर है, लेकिन हाँ जर्मन से अभी भी थोड़ी सी पीछे है। अब चलो VTEC CVT वाली गाड़ी की भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो VTEC CVT है, मतलब प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ी है, वो मेरे पास काफ़ी लंबे समय से थी। लेकिन क्योंकि ये गाड़ी प्री फेसलिफ्ट वाली है इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस गाड़ी के बारे में, लेकिन हाँ मैकेनिकली सेम है और इसीलिए इसके थ्रू मैं वो सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा जो आप हमेशा से पूछ रहे हो कि भाई क्या CVT हमें पहाड़ों के लिए ले
लेनी चाहिए। कई लोग पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक रखते हैं, उनके मन में डर होता है क्या CVT अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी, तो इसका आंसर है हाँ। आपके सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं इस गाड़ी को हिमाचल में लेके गया था और मैंने ये पाया है कि आप CVT वाली गाड़ियों के साथ पहाड़ों पर भी आराम से ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन जो रबर बैंड इफेक्ट है वो आपको कितना फील होगा, कम होगा या फिर ज्यादा, ये डिपेंड करता है गाड़ी के इंजन के साइज पर और उसकी पावर पे। क्योंकि CVT गियरबॉक्स होने के बावजूद भी चढ़ाई पर इस कार की RPM ज्यादा जंप नहीं कर रही है। वहीं अगर मैं सेम सिचुएशन के अंदर अमेज में होता है जिसका इंजन होंडा सिटी के मुकाबले काफी कम पावरफुल है, तो वहां पर डेफिनेटली जो RPMs है वो बार बार और ज्यादा जंप करती, क्योंकि छोटे इंजन की कम पावर को कंपनसेट करने के लिए ट्रांसमिशन को RPM थोड़ी और बढ़ानी पड़ती। इसके अलावा होंडा सिटी CVT के अंदर मैनुअल मोड भी मिलता है और ये आपको पहाड़ों पर ओवरटेक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आप मैनुअल मोड के अंदर इस CVT को एक सेट गियर रेशियो पे लॉक कर सकते हो, किसी भी मैनुअल या फिर टॉर्क कन्वर्टर वाली गाड़ी की तरह। और इसकी रेव रेंज का फायदा उठाते हुए 7000 RPM तक ये शिफ्ट नहीं करता है, ना तो अप शिफ्ट करेगा ना तो डाउन शिफ्ट करेगा नीचे वाली RPM तक। तो एक बड़े रेव बैंड का फायदा उठाते हुए बाकी गाड़ियों को ओवरटेक कर सकते हो और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि इस गाड़ी की जो पावर है वो भी काफी अच्छी है। चढ़ाई के साथ साथ उतराई में भी यानी कि डाउन हिल पर भी CVT अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि CVT है तो भाई डाउन हिल पर तो गाड़ी फ्री फ्लो जाएगी, जैसे कि CVT वाले स्कूटर्स होते हैं ना, उनके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, वो फ्री फ्लो जाते हैं, लेकिन कार्स में ऐसा नहीं होता है। होंडा सिटी के अंदर CVT ट्रांसमिशन इंजन ब्रेकिंग का अच्छा खासा यूज करता है और गाड़ी एकदम से फ्री फ्लो होते हुए नीचे नहीं जाती है ब्रेक की तरह, आपको इंजन ब्रेकिंग का ठीक ठाक रेजिस्टेंस मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, अगर आप इस गाड़ी में D मोड में रहते हुए ही पैडल शिफ्टर से गियर डाउन करते हो तो ये गाड़ी तब तक खुद से वापस D मोड में नहीं जाती है जब तक ढलान खत्म नहीं हो जाती। यानी कि जब तक ECU को ये पता लगता रहेगा कि गाड़ी डाउन हिल पर है तब तक वो गाड़ी को नॉर्मल D मोड में नहीं डालेगी, यानी कि गाड़ी का जो गियर रेशियो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि आपको जो इंजन ब्रेकिंग का फायदा है वो और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मिलेगा। तो मेरी समझ में तो CVT ट्रांसमिशन के साथ भी पहाड़ों पर आराम से जा सकते हो, बस डिपेंड ये करता है कि आपकी गाड़ी का इंजन छोटा है या फिर बड़ा। छोटा होगा तो मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आएगी, बड़ा होगा तो आपको नॉर्मली फील होने वाला है ज़्यादातर। एक चीज़ और, होंडा सिटी CVT के साथ आप हाईवे पर 100 की स्पीड पे क्रूज करते हुए भी 1800 RPM पे रह सकते हो, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कमाल की निकल के आती है। हाँ, लेकिन जैसे ही पेडल हल्का फुल्का हिलेगा, थोड़ा सा इंक्लाइन आएगा थोड़ा बहुत भी, तो RPM बढ़ जाती है। तो ओवरऑल होंडा सिटी फिलहाल एक बैलेंस सेडान की तरह दिखाई देती है। हाँ, जो फीचर ने दिए हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए हैं, स्पेशली उनकी जो क्वालिटी है कुछ फीचर्स की वो ज़्यादा पसंद नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है कई लोगों के लिए। मेरे हिसाब से अगर आप 17 लाख के आसपास तक गाड़ी देख रहे हो तो होंडा सिटी का V वेरिएंट आप ले सकते हो। उससे ज़्यादा खर्च करना होंडा सिटी पर मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। और अगर आपकी रनिंग हद से ज़्यादा है, रोज़ बहुत ज़्यादा चलते हो और कहीं पर भी निकल जाते हो, तो EV आपके काम नहीं आ सकती है, क्योंकि कहीं पर भी जाना पॉसिबल नहीं होता EV के साथ। तब आपको हाइब्रिड ही लेनी पड़ेगी। लेकिन टोयोटा वाली हाइब्रिड लेनी है या फिर ये सिटी हाइब्रिड लेनी है, ये समझने की ज़रूरत है आपको। देखो, सिटी हाइब्रिड लोगे तो आपको ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा हाइब्रिड का, लेकिन अगर आप टोयोटा वाली हाइब्रिड लोगे तो आपको अच्छा बूट स्पेस भी मिलेगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप क्या सोचते हो इस बारे में। मुझे एक शिकायत ये भी है कि होंडा सिटी का जो हाइब्रिड वर्जन है और जो नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन है, मतलब टॉप एंड NA और जो हाइब्रिड, इनका जो प्राइस डिफरेंस है 4 लाख के आसपास का है। मुझे लगता है होंडा को कुछ ना कुछ करके इसको यहाँ पर असेंबल करना चाहिए और उसके प्राइसेस को नीचे लेकर आना चाहिए। इस पावर ट्रेन को कह रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स में विचार भी छोड़ के जाइए। और हाँ, अगर आप सोच रहे थे कि मैं होंडा सिटी हाइब्रिड स्पोर्टीनेस के लिए ले लूँगा और डिच कर दूंगा GDI इंजन्स को, तो ऐसा मत करना। थैंक यू।